Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. And what about you? I am also fine, बेटा। बेटा आज के सेशन में आप लोगों को हम समाज पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 3 में आपका जो मातृभाषा में समाज पढ़ना था, ठीक है। वैसे आप लोग पिछले क्लास में समाज के बारे में पढ़े भी होंगे। समाज यानी शब्दों को दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करना ही समाज कहलाता है ना। दो से अधिक शब्द हैं तो हम विस्तार रूप में न करके संक्षिप्त रूप में कह दे, वही समास है। तो चलिए, समास को अलग करना समास विग्रह कहा जाता है और शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहलाता है। बुक दिखने लगी सबको? Yes, ma'am. संधि में Yes, ma'am. वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं और उसी शब्दों को अगर हम जो है वर्णों को शब्दों को अगर हम अलग करते हैं तो संधि विच्छेद कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे शब्दों को संक्षिप्त करना समास कहते हैं और शब्दों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो समास के निम्नांकित भेद हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव, जो हम पढ़ा रहे थे उस दिन। अव्ययी भाव समास में जो अव्यय शब्द क्या होता है, जो लिंग वचन और कारक के आधार पे परिवर्तित नहीं होता। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। यानी आप इतना ध्यान दीजिएगा, जहां भी अव्यय शब्द आपको लगे, अव्यय शब्द की पहचान जो लिंग वचन और कारक के आधार पे परिवर्तित न हो, तो आपका अव्यय शब्द हो गया। तो जहां भी आपको अव्यय शब्द दिखे तो वहां आपका अव्ययी भाव समास होगा, है ना। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति शब्द चाहे लिंग स्त्रीलिंग में करोगे चाहे लिंग में करोगे जैसा ही रहेगा। यथाशक्ति है, चाहे एक वचन में कहो चाहे दो वचन में कहो, यथाशक्ति दोनों के लिए प्रयोग होगा। तो लिंग वचन कारक में परिवर्तित न होने वाले शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। और जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। पुनरुक्त, पुनरुक्त शब्द भी आप लोग पढ़े हैं ग्रामर में। पुनरुक्त मतलब जो सब ऐसे शब्द जो एक से दो बार प्रयुक्त होता है उसे हम पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे वह जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, वह धीरे धीरे चल रहा है, वह भागा भागा वहां गया, है ना। एक से दो बार उसका प्रयुक्त हो गया तो पुनरुक्त शब्द बन गया। तो समास में अव्ययी भाव समास में पुनरुक्त शब्द भी लिए जाते हैं। इसके अलावा शब्दों की ध्वन्यात्मक आवृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास माना होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, इतनी कानों कान खबर नहीं मिल पाई। रातों रात चोर आए और चोरी करके चले गए, है ना। तो इस तरह के शब्द जो हैं ये अव्ययी भाव समास में आते हैं क्योंकि ये अव्यय शब्द हैं और पुनरुक्त शब्द भी हैं, ठीक है। और क्या है, निरर्थक पद होने पर भी अव्ययी भाव माना जाता है। निरर्थक शब्द भी आप पढ़े हो, है ना। जैसे कहते खाना वाना खाए कि नहीं, चाय वाय पिए कि नहीं, है ना, यहाँ वहां गए थे कि नहीं। तो ये सब अव्यय निरर्थक शब्द है जिसको हम अव्ययी भाव समास में रखते हैं। चलिए, दूसरा समास है तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान उत्तरायण है। गौड़ का मतलब पीछे, इसमें जो पहला पद होता है वो गौड़ होता है, लेकिन जो पीछे वाला पद होता है, दो पद होते हैं समास में, दो या दो पदों को मिलकर संक्षिप्त होने की क्रिया समास कहलाई। आपको पता ही है कि दो पद से मिलकर समास बनते, दो या दो से अधिक पद मिलते हैं। तो उन पदों में जो पहला पद होता है बेटा वो गौड़ हो और दूसरा पद प्रधान हो, तो वहां पर अब तत्पुरुष समास होता है। और इसमें बेटा कारक के चिन्हों का लोप भी होता है, ये भी आप जान लीजिए, है ना। तत्पुरुष समास में जो आप कारक पढ़े हो, कारक अगर हम विग्रह करते हैं तो कारक के चिन्ह का इसमें हमें दिखता है। अगर संक्षिप्त रहता है, समासिक शब्द होता है तो कारक चिन्ह में नहीं दिखता है। जैसे भारत रत्न, ये समासिक शब्द है ना, भारत रत्न पुरस्कार। लेकिन इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो भारत का रत्न, तो क्या आपका
कारक का चिन्ह है ना, कर्ता कारक का चिन्ह आ गया। ऐसे ही राज पुरुष, पुरुष प्रथम दूसरा पद है जो प्रधान होता है पुरुष, और राज जो है राजा का पुरुष, यहाँ भी का कारक चिन्ह का लोप है। लक्ष्मण झूला ले लो, लक्ष्मण का झूला। राजमहल, राजा का महल। कारागार है ना, कारागृह। इस प्रकार के जहां भी आप देखिए, अगर हम उसका विग्रह करते हैं तो कारक का चिन्ह हमें मिले तो आप ये जान जाइए कि यहाँ तत्पुरुष समास है। यहाँ पे तत्पुरुष समास में दो भेद किए गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। वैसे हम इसको अलग अलग भी पढ़ते हैं, है ना, पढ़े हो कि नहीं? अलग अलग समास में भी अगर हम पढ़े तो भी गलत नहीं है, लेकिन जैसे कि तत्पुरुष समास में से ही ये कर्मधारय और तो द्वंद्व समास जो है बना हुआ है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला और दूसरा पद विशेषण और विशेष। आपने ग्रामर में पढ़ा है विशेषण और विशेष के बारे में। वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वे विशेषण होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, बता उदाहरण में नील कमल, तो यहाँ पे कमल विशेष है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, नील, है ना। तो यहाँ पे दूसरा पद विशेषण और पहला पद विशेष, या पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, यानी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, है ना। नील कमल, कमल विशेष है और नील विशेषण शब्द है ना। तो यहाँ देखिए दूसरा पद विशेष और पहला पद विशेषण हो गया। ऐसे ही मृग नयन, मृग नयन, यहाँ पर देखिए दूसरा पद उपमान, विशेषण और विशेष को उपमेय उपमान भी हम कहते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे हम तुलना करते हैं। एक चीज बेटा आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको वीडियो, क्योंकि आगे आपको जो है क्या कहते हैं अलंकार भी पढ़ना है, ठीक है, अलंकार भी पढ़ना है। तो अलंकार जो आपका उपमा अलंकार होता है, इसमें दो भाग होते हैं, उपमान और उपमेय। तो इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, विशेषण और विशेष के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमने समझा कि विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिस चीज की विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है, तो विशेष को ही हम उपमेय कहते हैं, विशेष को ही हम उपमेय कहते हैं और विशेषण को हम उपमान कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मृग नयन, तो नयन विशेष है ना, नयन की तो विशेषता हम बताने जा रहे हैं, कैसा है नयन, मृग के समान नयन। मृग क्या है, विशेषण है, नयनों की विशेषता बता रहा है। जैसे मृग का नयन बहुत नुकीला होता है, कटीला, वैसे ही मृग नयन किसी की नेत्रों की विशेषता बताई जा रही है कि मृग नयनी, मृग जैसी, हिरणों जैसी नेत्रों वाली, मृग नयन, मृग के समान नयन, है ना। कभी कभी उपमेय उपमान का क्रम उलट भी सकता है, यानी पहले विशेष और बाद में विशेषण भी हो सकता है, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है। नयन मृग, देखिए मृग नयन है, यहाँ मृग नयन, लेकिन अर्थ तो उसका वही आ रहा है, मृग रूपी नयन या मृग के जैसे नयन, मृग के समान नयन। तो आपका कर्मधारय विशेषण बताओ था, आपको पहला था ना, द्वंद्व में और छिपा दुग में पहला गणना पद आवत है, अव्यय से अव्ययी भाव बना, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपा, बताए थे ना आप लोगों को, थोड़ा भूल रहे हैं हम, आप लोग शायद लिखे होंगे कहीं। तो कर्मधारय विशेषण बतावत है, तो विशेषता बताने वाले शब्द में कर्मधारय समास होता है। अब चलिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, आपने द्वंद्व में और छिपा
द्विग में गणना पदावत है। गणना पद मतलब जो संख्यावाची शब्द होते हैं, है ना। तो संख्यावाची शब्दों को, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची तो विशेषण होता है ना, संख्या गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण आप पढ़े हो ना, परिमाणवाचक विशेषण, भाववाचक विशेषण पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे भाववाचक नहीं, अरे यस मैम। अरे सर्वनामी। समासिक या सार्वभौमिक क्या है? ऐसे सार्वनामिक। सार्वनामिक, सार्वनामिक। सर्वनामी। तो ये चीज आपका आपके द्वंद्व समास में आता है। देखिए एक दूसरे, अगर ग्रामर आप ठीक से पढ़े हो तो मिलता जुलता ही शब्द है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। विशेषण पढ़े हो तो संख्यावाचक विशेषण जो शब्द आ गए वो आपके द्वंद्व समास बन गए, है ना। संख्यावाची विशेषण आ गए, द्वंद्व समास बन गए, यानी पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद विशेष हो। सत सही 700 समूह, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, पंचपात्र 5 बर्तनों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समूह, है ना। नवरात्र 9 रात्रों का समूह, यानी पहला पद संख्यावाची संख्या बता रहा है, ठीक है। अब तीसरा आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास, द्वंद्व में और छिपा, इसको जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ और हमें मिलता है, और समास में और शब्द का लोप होता है, समासिक शब्द में और शब्द का लोप होता है। इसमें बेटा दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें नहीं पहला पद प्रधान है दूसरा पद, दोनों पद एक जैसे होते हैं, केवल बीच में और के द्वारा और योजक चिन्ह भी तो है, इसके द्वारा जुड़ा होता है। समासिक जब होता है तो और शब्द का लोप होता है, लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं और शब्द में दिखाई देता है। देखिए दोनों पदों के बीच संयोजक चिन्ह लगता है, संयोजक चिन्ह। और समस्त पदों का विग्रह करने पर और एवं आदि तथा आज लगता, जैसे दिन और रात, दिन तथा रात। भाई तथा बहन कर दे, भाई एवं बहन कर दे, या भाई और बहन कर दे, ठीक है। तो और एवं और एवं तथा 3 योजक शब्द का यहाँ लोप होता है, विग्रह करने पर दिखाई देता है। इसको आप समझ गए। अगला आपका आ रहा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि तीसरा अर्थ बतावत है, भी आपको याद होगा। इसमें आप तीसरा दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे ओर संकेत कर रहे होते हैं, इसमें वह तीसरा पद प्रधान होता है जिसकी ओर दोनों पद संकेत कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पद किसी विशेष वस्तु व्यक्ति का नाम हो सकता है ना, किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। जैसे लंबोदर, अगर हम लंबोदर का विच्छेद कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं, तो लंबा है उदर, लंबा पेट वाला, जिसका पेट लंबा है, तो तत्काल हमारी दिमाग में गणेश जी का चेहरा आ जा रहा है, यानी उनकी ओर संकेत कर रहा है। ये शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? गणेश जी की ओर, क्योंकि उनका पेट बहुत लंबा है। ऐसे ही चक्रपाणि, इसको हम अगर केवल हम चक्रपाणि कहते हैं तो ये आपका कर्मधारय भी होता है, लेकिन तीसरे ओर संकेत होने के कारण इसको हम बहुब्रीहि में भी रखते हैं। चक्रपाठ, इसके हाथ में चक्र है, तो कर्मधारय में इतना ही होगा, लेकिन हम इसको कर्मधारय में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर जैसे हम कहते हैं चक्र, हाथ में चक्र धारण करने वाला, वैसे ही हमारी दिमाग में किसकी तस्वीर आ जाती है, चाहे भगवान विष्णु की आ जाए, चाहे श्री कृष्ण की आ जाए, दोनों चक्र धारण करने वाले हैं, है ना। चक्रधारी कह दिए, साक्षात कृष्ण जी की तस्वीर आ जाए, और चक्रपाण कह दिए तो विष्णु जी को कहा जाता है ना। इसलिए यह बहुब्रीहि समास होता है, यानी कर्मधारय समास में तीसरी ओर की ओर संकेत नहीं होता है। वही चीज जब हम तीसरी ओर संकेत देने लगे तो आप समझ लो बहुब्रीहि समास है। दोनों में यही चीज होता है कि प्रधान न होकर विशेषण और विशेष का होता है, लेकिन बहुब्रीहि में तीसरी ओर की संकेत दे रहा है, और कर्मधारय में एक पद वो है विशेष और दूसरा पद, पहला पद विशेषण और दूसरा पद
विशेष होता है। चलिए बेटा, अब आपका 6 समास हो गया। इसमें आपने बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास, कर्मधारय 4, तत्पुरुष समास 5 और अव्ययी भाव 6। वैसे हम इसको अलग अलग अकाउंट में 6 समास कहते हैं। लेकिन जैसे हम आप लोग पढ़े होंगे, इसमें संज्ञा शब्दों में फिर 3 मुख्य संज्ञा होती हैं और भाववाचक, और भाववाचक से ही आपका पदार्थवाचक, अरे और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक और समूहवाचक, भाववाचक से ही तो बनता है। वैसे ही आपका समास भी तत्पुरुष समास में से ही कर्मधारय और समास बनता है। तो आपके 6 समास थे, ठीक है। अब आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लेना। और यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका हम मौखिक उत्तर आप लोगों से जानना चाहेंगे। लिखित आप होमवर्क करके भेजना। अनुराग, आप बताएंगे बेटा संधि व समास का अंतर उदाहरण देकर समझाएं। मैम संधि के लिए 2 वर्णों के मेल और विकार की गुंजाइश रहती है, जबकि समास को इस मेल या विकार से कोई मतलब नहीं रहता है। अभिषेक, आपकी परिभाषा क्या होगी? आप कैसे बताएंगे? मैम 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और 2 शब्दों या शब्दांशों के को संक्षिप्त करके लिखने को समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण दीजिए। मैम जैसे संधि, मैम अति, धन, अधिक, अत्यधिक। समास, मैम राजमहल, राजा का महल। जैसे विद्यालय, विद्या, धन, आलय, यहाँ पे आ और आ का मेल हुआ है, वर्णों का मेल हुआ है तो विद्यालय हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं भाई और बहन, तो भाई और बहन यहाँ पे जो है संक्षिप्त किया गया है ना। 2 शब्दों का मेल हुआ, वर्णों का नहीं हुआ। भाई बहन यहाँ पे 2 शब्दों का मेल हुआ है। अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो भाई और बहन हो रहा है। राजपुरुष, राजा का पुरुष, अगर विग्रह करें 2 शब्द अलग अलग हो रहे हैं। चलिए आकृति आप बताएंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? नहीं याद है। अनुभव आप बताइए बेटा। फिर से बोलिए। उपसर्ग और मैम उपसर्ग किसे कहते हैं? आकृति आप सुन पाई कि नहीं? हाँ बताइए जल्दी। अब इतनी छोटी चीजें जब भूल जाओगे तब कैसे काम चलेगा? उत्कर्ष, आप लोग मत डिस्कनेक्ट मत होइए। अगर नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं, मत बोलिए, लेकिन डिस्कनेक्ट मत होइए। क्लास में बने रहिए, वीडियो ऑन रखिए। उत्कर्ष आ रहा है बेटा? अपने आप को देखोगे तो कितना चीज आपको याद है। घर बैठ के कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ, छोटी से छोटी चीजें भूल जाना अच्छी बात थोड़ी है। अनुभव वीडियो में आप बताइए। चलिए वीडियो ऑन करके बताइए। अब सबका वीडियो बंद होने लगा। जिसको नहीं आता वो लोग क्या करते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुभव बताइए बेटा, उपसर्ग किसे कहते हैं? कल ही आप लोग इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया है। मैम उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अच्छा, जो यहाँ दिया गया है ना, इसमें से उपसर्ग युक्त शब्द आप बताइए कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ स्क्रीन पे देखिए।
अत्यधिक, मैम अज्ञान, मैम सुपात्र और पत्रकार। नहीं। चलिए बेटा, बहुत अच्छा। आकृति आप बताइए, अभी हैंड शो कर रही थी। प्रत्यय किसे कहते हैं? यस मैम। मैम, जो शब्दांश के किसी शब्द के पीछे जुड़े हुए उस शब्द के बदल देते हैं उसे प्रसंग कहते हैं। इसके आप प्रत्यय से बताइए कौन कौन से हैं जो यहाँ दिया गया है। इससे प्रत्यय कौन कौन से हैं? मैम, अज्ञान, थकावट, बलशाली। ये आपका प्रत्यय शब्द है। हाँ, ये 4 लोग जुड़े रह गए। देखो, सब लोग प्राची बेटा, प्राची आप बताएंगी। यस मैम। मैम, प्रत्यय युक्त शब्द। अत्यधिक में एक, अज्ञान में ज्ञान, बलशाली में एम, थकावट में आलस, पत्रकार में कार, पात्र में पात्र। पात्र आपका उसको हम प्रत्यय शब्द थोड़ी कहेंगे। सुपात ये तो उपसर्ग वाला शब्द है बेटा, ये प्रत्यय वाले शब्द थोड़ी हैं। अज्ञान ये आपका उपसर्ग लगा हुआ, प्रत्यय नहीं है ये। अत्य ये आपका उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है यहाँ पर। अति, अज्ञान और सुपात्र ये आपका उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। प्रत्यय आपका बलशाली शब्द है। बल अपने आप में अलग शब्द है, उसमें शाली लगा दे। थकना एक शब्द है। थकावट, इसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ है। पत्रकार है ना, यहाँ तीनों में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अनुराग आप बताएंगे। अनुराग। यस मैम। निम्नांकित शब्दों में प्रयुक्त समास भेद पहचाने। इसको आपको उसमें लिखना है, क्यों यहाँ पूछ रहे हैं, नोट में लिखना रहेगा। पंजाब, पृथ्वी, आकाश, दशानन, देशवासी, नीलकमल, धीरे धीरे। डिस्कनेक्ट हो गए क्या अनुराग? मुस्कान, अनुराग बताइए बेटा, पहचान रहे हो इसमें? मैम धीरे धीरे अव्ययी भाव समास है और दशानन बहुब्रीहि समास है। एक लाइन से बताइए, बीच बीच बता रहे हो। अच्छा, शुरू से बताइए। हाँ मैम पंजाब पंजाब अव्ययी भाव समास है और पृथ्वी, आकाश अव्ययी भाव समास है और दशानन बहुब्रीहि समास है। देशवासी कर्मधारय समास है और मैम नीलकमल कर्मधारय समास है। धीरे धीरे अव्ययी भाव समास है। आपने कुछ सही बताया और कुछ गलत बताया।
करेक्ट नहीं बताया आपने, कई कई गलत बताई है। मुस्कान बेटा आप बताइए तो। मुस्कान। मैम पंजाब तत्पुरुष समास और पृथ्वी आकाश द्वंद्व समास, दशानन बहुब्रीहि समास, देशवासी तत्पुरुष समास, नीलकमल तत्पुरुष समास का कर्मधारय समास, धीरे धीरे अव्ययीभाव समास। वेरी गुड, ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। जो मुस्कान ने बताया, मुस्कान हर इसमें से जो भी बताइए सारा सही है। समझ में आया? चलिए, समास के भेदों के नाम उदाहरण सहित, चलिए इसको आकृति आप बताएंगे। समास के कितने भेद किए गए नाम बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। अनुभव आप बताइए बेटा। मैम समास के 4 भेद किए गए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अभी चार कैसे होंगे? तब तो आपको 6 बताना चाहिए ना। अगर 4 भी बता रहे हो तो आपका देखिए, इसमें से तत्पुरुष समास में ही कर्मधारय और द्वंद्व समास इसके बताना चाहिए था। इसको आप अलग बता रहे हो। आप समास के 4 भेद किए गए। पहला आपको बताना चाहिए अव्ययी भाव और दूसरा तत्पुरुष। और तत्पुरुष समास में 2 भेद किए गए, कर्मधारय और द्वंद्व, है ना। इसके बाद द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास अलग है। 4 भेद बताओगे तो फिर इसमें आपको युग्य और ये कर्मधारय ये तत्पुरुष के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे ही समास के निम्न भेद हैं, 6 भेद किए गए, तब 6 का नाम आप बताइए। अगर 4 बता रहे हैं तो फिर कर्मधारय, इसमें तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्वंद्व समास, तो आपको 2 इसमें बताना पड़ेगा। नहीं तो 6 का नाम बता दीजिए, वो भी आपका ऑप्शन गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलिए प्राची, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास में क्या अंतर है? यस मैम। मैम बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। ये किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण दशानन, 10 आननों मुखों वाला, अर्थात रावण। तत्पुरुष समास में पहला पद गौर तथा दूसरा पद प्रधान होता है तथा समास विग्रह करते समय इसके कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। उदाहरण राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसमें कारक का चिन्ह छिपा होता है, विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिलता है, यानी कारक चिन्ह का लोप होता है या छिपा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो बड़े बड़े एग्जाम्पल आपने बताया। चलिए बेटा, हाँ इसमें देखिए परियोजना कार्य आपका बचा है। इसमें क्या करना, प्रस्तुत पाठ लेखक सत्यु द्वारा रचित अनारकों का 8 दिन पुस्तक का एक अंश है। यानी जो सत्यु ने पुस्तक लिखा है, इसमें अनारकों का पहला दिन, अनारकों का दूसरा दिन करके अनारकों का 8वां दिन का जो एक आपका अंश है ना। इसमें अलग अलग दिन का अलग अलग दिया गया है। आपके चैप्टर में केवल 8वें दिन का जो है वर्णन किया गया है ना। पुस्तक का अंश है केवल। या संपूर्ण पुस्तक पढ़ें। अब आपको क्या करना है बेटा, संपूर्ण पुस्तक तो हम भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा।
यह संपूर्ण पुस्तक पढ़ें और कहानी के विभिन्न अंशों का मंचन कक्षा में करें। तो यहाँ कक्षा में मंचन करने के लिए आप उपस्थित रहेंगे ऑनलाइन कक्षा में। अब आपको एक एक करके 8 दिन का कहानी पढ़ना है नेट पे सर्च करके। तो पढ़ने से पहले आप नेट पे जब सर्च करेंगे तो उसको अपने नोटबुक में राइट कर लेना। नोटबुक में क्या, प्रोजेक्ट फाइल में नार्को का पहला दिन, उसमें क्या कहानी दिया गया है उसको संक्षिप्त में लिखना। जैसे इसमें आपने 8 दिन का कहानी पढ़ा तो 4-6 पेज में था ना, ऐसे नहीं आपको पढ़ना है। आप कहानी को पढ़िए ध्यान से, उसके बाद अपने शब्दों में 1 पेज में लिख डालिए। फिर दूसरे दिन की कहानी पढ़िए, फिर उसको संक्षिप्त करके अपने शब्दों में दूसरे पेज में लिख दीजिए, है ना। ऐसे ऐसे 8 दिन का आप लोग लिख डालिए। कर पाएंगे इसको? हाँ, यस मैम कर दो। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये। संडे के दिन आप बैठ जाइएगा, लिख डालिएगा। अभी आज कल परसों 3 दिन का मौका है, ये काम आपको संडे के लिए, आज के लिए आप इसी को लिखकर भेज देंगे होमवर्क में, यही वाला। और ये आपको संडे को लिखेंगे और मंडे को आपका जो क्लास होगा उसी में हम चाहे जिससे पहले दिन की कहानी, किसी से दूसरे दिन की कहानी, किसी से तीसरे दिन की कहानी हम यहाँ सुन लेंगे। ठीक है, आप लोग 8 दिन की कहानी लिखे रहना। याद भले न हो आपको, लेकिन सर्च करके अपने प्रोजेक्ट फाइल पे लिख लेना, उसी में से देख के बता देना। ठीक है, यस मैम। अच्छा बताइए बेटा, Yes, इसके ma'am. पहले जो 2 चैप्टर थे उन दोनों चैप्टर से संबंधित आपके प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट हुए हैं कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. पहले में क्या था, आभार कविता के मुख्य पाठ के रूप में प्रस्तुत करें अपने आप को। लिखे हैं आप लोग ना प्रोजेक्ट फाइल पे? हाँ बेटा, यस Yes, मैम। ma'am. और दूसरे बछेंद्री पाल की महिलाओं की जानकारी एकत्र करके कक्षा में चर्चा करना था। यस मैम, ये भी है। कि आप लोग किए, कुछ लोग किए थे, उसको मैं बताता क्योंकि शायद चर्चा हुई थी ना। यस मैम हुई थी। चर्चा हुई थी, तो ऐसे ही, क्योंकि अब हम इसको पेंडिंग नहीं रखेंगे, साथ साथ चर्चा वाला काम भी होता रहेगा। आप लोग लिखने वाला काम करते रहिएगा और चर्चा वाला काम भी होता रहेगा। तो संडे को लिख लीजिएगा, मंडे को इस पे चर्चा होगा। ठीक है, यस। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, अभी तो आपके पास 6 मिनट है, लेकिन हम लेट ज्वाइन किए थे, इसलिए 6 मिनट पहले ही आपका सेशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अभी हमें दूसरे क्लास को जोड़ना है। ठीक है, तो आप लोग अपना कंप्लीट करके भेजिएगा और तैयारी रखिएगा। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। गुड बाय Bye, मैम। ma'am. बाय बेटा। Bye.